Good morning, everyone. Today is 27th of March 2022 और डे है संडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, महमूद गजनवी, योग ग्रंथ, राम प्रसाद बैरागी, औरंगजेब की मृत्यु। तो बहुत सारे टॉपिक जो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वो किसी अभी जो भी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं उससे उसमें से किसी एग्जाम में जो वो मैच द फॉलोइंग मतलब कि मैच करने के लिए जो वो दिया गया था। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे अच्छे जो वो यहाँ पे टॉपिक जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है महमूद गजनवी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो वो कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, उनको जो वो डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज संडे है तो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हो सकता है वीडियो जो वो थोड़ी सी लंबी हो जाए। ठीक है। योग ग्रंथ के बारे में डिस्कस करेंगे, राम प्रसाद बैरागी के बारे में डिस्कस करेंगे, औरंगजेब के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन जो वो बनते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट जो वो देखेंगे कि ये जो वो कैसी आपदा है। भूतनाथ मंदिर जो कि हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसका मैच जो वो यहाँ पे मंडी से हो जाएगा। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको जो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो डिस्कस करना है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन जो वो बनते हैं। इन्हीं टॉपिक पर जो वो क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आतंकवाद है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो वो पूछा जा सकता है। योग सूत्र के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता होगा कि पहला योग दिवस जो वो हमने 2015 में 21 जून को, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो उस दिन जो वो हम लोगों ने योग दिवस जो वो मनाया था पहली बार। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में। तो प्रथम कोरोना वायरस मामला तो ये भी आपको पता है 2019 में, क्योंकि उसका नाम ही कोविड 19 है, रखा गया उसका नाम। तो 19 मतलब 2019। ठीक है। तो 17 नवंबर जो वो आपको याद रखना है इसके लिए। तो चलिए फर्स्ट से जो वो इसको स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनवी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो वो हम लोग इसको जो वो किसके साथ मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे महमूद गजनवी। तो आपको ये तो पता होगा कि महमूद गजनवी ने जो वो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 1009। आपको पता होगा कि महमूद गजनवी जो वो 1009 में जो वो क्या किया था उसने, नगरकोट। याद रखिए नगरकोट। नगरकोट जो कि जहाँ हमारा जो वो आजकल कांगड़ा है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन वाइज। अगर हम देखें, अगर एरिया वाइज देखें तब तो लाहौल स्पीति है, लेकिन अगर पॉपुलेशन पूछे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पे आज कांगड़ा है वहाँ पे जो वो पहले नगरकोट हुआ करता था। तो नगरकोट में जो वो उसने आक्रमण किया था 1009 में, 1009 ईस्वी में। किसने? महमूद गजनवी ने, जो कि एक जो वो मुसलमान शासक था, गजनी का शासक था। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। पहले जो वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 1009 में उसने क्या किया। तो नगरकोट पर जब वो उसने जब भी आक्रमण किया तो पहले तो लोगों ने जो वो उसका थोड़ा-सा सामना किया कुछ टाइम तक। ठीक है, लेकिन उसको मुसलमानों को जो वो नहीं रोक पाए। ठीक है, और उन्होंने जो वो अपनी हार जो वो स्वीकार कर ली उसके बाद। और वहाँ पे जो वो नगरकोट के जो मंदिर थे, वहाँ पे जो वो शताब्दियों से जो वो कई सारा धन जो वो एकत्रित किया गया था, इकट्ठा किया गया था, कई सारा धन था, उसको जो वो उन्होंने लूट लिया। तो इस मंदिर में जो वो बोलते हैं कि 7 लाख जो वो सोने के सिक्के थे। 7 लाख सोने के सिक्के। देखिए 7 लाख भी कितना बड़ा नंबर होता है। ठीक है, 7 के बाद जो वो 5 जीरो लगा दो, तो कितना बड़ा नंबर है। और इतने जो वो सोने के सिक्के थे। और कहा जाता है कि 700 मन जो वो सोने चांदी के आभूषण थे। देखिए कितनी बड़ी जो वो वैल्यू है। और 20 मन जो वो हीरे मोती थे, 20 मन हीरे मोती थे। तो ये जो वो लूट करके वो ले गए। और इनको लूट करके जब वो गजनी मतलब कि गजनी के लोग भी जो वो आश्चर्यचकित रह गए कि इतना सारा धन जो वो हमारे हिमाचल प्रदेश में था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो बाद में बना, लेकिन उस टाइम जो वो यहाँ पे इतना धन था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक कब आक्रमण किया था? 1009 ईस्वी में। अगर आपको जो वो इसके बारे में और पूछे, तो अगर आपको पूछे कि महमूद गजनवी के बारे में, तो उसने जो वो 1000 ईस्वी से लेकर के, ये भी क्वेश्चन बनता है, 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक जो वो भारत पर जो वो कितनी बार आक्रमण किया। याद रखिए 1000 ईस्वी से 1027, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में उसने 17 बार जो वो आक्रमण किया, 17 बार जो वो उसने आक्रमण किया। क्योंकि उसने जब पहली बार आक्रमण किया उसको पता था कि भारत जो वो सोने की चिड़िया है। ठीक है, तो सोना बहुत है वहाँ पे। ठीक है, तो तभी जो वो बार बार उसने आक्रमण किया। और इन्हीं सभी आक्रमणों से उसने जो वो सफलता भी प्राप्त की।
ठीक है। और तभी जो वो ये आक्रमण भारत के लिए बहुत ही विध्वंसकारी जो वो सिद्ध हुए। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके बारे में और डिस्कस करें महमूद गजनवी के बारे में, तो आपको जो वो याद रखनी है कुछ बातें, जैसे कि महमूद गजनवी गजनी का शासक था। अभी जो वो छोटे मोटे एग्जाम पूछा जाता है कि कहाँ का शासक था, तो गजनी का शासक था। गजनी जो कि आज जैसे अफगानिस्तान है, तो वहाँ पे जो वो गजनी हुआ करता था, गजनी। ठीक है, गजनी का शासक, गजनी बोलते थे वहाँ पे। ठीक है, तो गजनी का जो वो एक महान शासक हुआ, क्योंकि मतलब कि महान विजयी शासकों के रूप में जो वही जाना जाता है। याद रखिए उसका जन्म जो वो आपको याद रखना है, जन्म हुआ था उसका 971 ईस्वी में, जो वो गजनी में ही हुआ। उसके पिता का नाम था सुबक गदीन, सुबक तगीन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुबकतगीन, तगीन। ठीक है, तो अजीब जैसा नाम है। तुर्क जाति से जो वो ये संबंधित थे, और गजनी का जो वो ये शासक था। उसने जो वो अपने बेटे को महमूद गजनवी को जो वो चाहे वो राजनीति हो, चाहे रणनीति रणनीति हो, चाहे वो कूटनीति हो, उसमें जो वो उसको निपुण बनाया। और बाद में जो वो एक बहुत बहादुर योद्धा और एक महान कूटनीतिज्ञ जो वो बन गया। उसने जो वो मतलब कि अपनी बहादुरी के प्रमाण भी दिए। और उससे जो वो प्रभावित होकर जो वो 994, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 994 में जो वो उसको में जो वो खुरासान का सूबेदार भी जो वो उसको नियुक्त कर दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बात ये है, देखिए यहाँ पे बाद में क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जो वो उसके और उसके पिता से, उसके उसके पिता से जो वो संबंध कुछ जो वो बिगड़ गए। ठीक है, उसकी उनकी उन दोनों के आपस में नहीं बनी। इसलिए जो वो 997 ईस्वी में दो पुत्र थे। ठीक है, तो उसने जो वो अपने छोटे पुत्र को, इस्माइल को जो वो उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, अपने मृत्यु से पहले। ठीक है, उसने जो वो अपना छोटा पुत्र था वो इस्माइल को जो वो उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और महमूद जो वो इस अन्याय को नहीं सहन कर पाया, उसने जो वो इस्माइल को ही पराजित कर दिया। और 998 ईस्वी में, याद रखिए 998 ईस्वी में जो वो खुद जो वो उसका शासन बन गया। ठीक है, गजनी का शासन बन गया। और उस समय उसकी आयु भी पूछी जाती है कई बार, जो वो 27 उसकी आयु थी उस टाइम, 20 वर्ष की थी। और उसने जो वो फिर 1030 तक शासन किया, जो कि ये साल थे बीच में, यही जो वो खतरनाक ईयर थे, जिसमें जो वो उसने भारत को जो वो लूट लिया। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। 1030 तक जो उसने गजनी पर जो वो शासन किया। और अगर आपसे पूछा जाए कि उसका जो उद्देश्य था, उसका जो आक्रमण करने का उद्देश्य था भारत पर, वो जो वो क्या था, तो उसके जो वो कई सारे आर्थिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य जो वो बताए जाते हैं। लेकिन आर.सी. मजूमदार ने जो वो क्या कहा है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसने कहा कि न तो इस देश मतलब कि भारत में जो वो धर्म प्रचार करने वाला था, एक प्रचारक था। ठीक है, और न ही एक साम्राज्य का जो वो निर्माता था। उसका जो उद्देश्य था मेन, वो जो वो भारत के धन को लूटना था। तो सीधी जैसी बात ये है, भारत के धन को लूटना था। आपको पूछा जाता है कहाँ कहाँ उसने आक्रमण किया, 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, 17 बार जो उसने आक्रमण किया। जैसे सभी तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो जो वो एक ही टॉपिक को डिस्कस करने में जो वो काफ़ी टाइम लग गया। तो सोचिए कि कितना टाइम लगेगा इन सभी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो उसने जो जैसे जयपाल पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण किया, आनंदपाल पर आक्रमण किया, नगरकोट जो कि हमने अभी डिस्कस किया, थानेश्वर पर जो उसने आक्रमण किया, और जो मथुरा और कन्नौज पर भी उसने आक्रमण किया, कलिंजर भी पर भी उसने आक्रमण किया। और सबसे खतरनाक जो वो उसका आक्रमण सबसे मतलब कि प्रसिद्ध था, सोमनाथ का। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सोमनाथ का जो वो आक्रमण, अटैक ऑन सोमनाथ। तो सोमनाथ जो कि भारत में है, हमारे गुजरात का है। ठीक है, सोमनाथ गुजरात में है, सोमनाथ का मंदिर। तो यह जो वो आपको पूछा था सोमनाथ पर जब वो उसने आक्रमण किया, तो कौन सा आक्रमण था, ये जो वो 16वां आक्रमण था। याद रखिए 16वां आक्रमण था। और यह जो वो 1025 में किया गया, 1025 ईस्वी में जो वो इसको किया गया था। याद रखिए सोमनाथ का मंदिर जो वो अपार धन के लिए विश्व भर में विख्यात था। और महमूद गजनवी जो वो इस मंदिर की ओर जो वो कई समय से जो वो नजरें लगाए बैठा था। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो इस आक्रमण के समय जो गुजरात का शासक, जो वो आपको याद रखना है, गुजरात का शासक था उस टाइम भीमदेव। ठीक है, भीमदेव। तो भीमदेव जब आक्रमण किया, तो भीमदेव भी जो वो महमूद गजनवी का जो वो मतलब कि आक्रमण किए बिना ही वो जो वो वहाँ से भाग गया। मंदिर की रक्षा करने के हेतु जो वो यहाँ पे जो 5000 हिंदू जो वो वीरगति को प्राप्त हुए, मर गए 5000 हिंदू।
ठीक है, इस मंदिर की रक्षा करते करते। और उसके बाद जो वो मंदिर में प्रवेश किया किसने, महमूद गजनबी ने, और संपत्ति को जो वो खूब लूटा, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सोमनाथ का मंदिर में जो वो कई सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी को जो वो लूट करके वो ले गया। तो इतना खतरनाक जो वो ये आक्रमण था, बहुत ही प्रसिद्ध। आपसे पूछ जाता है सोमनाथ कहाँ पे है आज, गुजरात का कौन सा आक्रमण था, 16वां 1025 में किया। तो उसके बाद जब वो 1030 डेट जो आपको याद है, 1030 में जो महमूद गजनवी की जो गजनी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कई सारे प्रभाव पड़ा इसका जो वो इंडिया पर, भारत पर जो वो। ठीक है, तो याद रखना 1030 तक जो वो उसने उसकी जो वो मृत्यु हो गई। तो हमारा इस महमूद गजनवी को जो वो हमने मैच करना था यहाँ पे 1009 से। ठीक है, 1009 से। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे योग ग्रंथ। योग ग्रंथ, तो योग ग्रंथ जो वो आपको पता होगा कि योग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन चेक करते हैं पहले, जो वो देखिए यहाँ पे पतंजलि योग दर्शन लिखा है और महर्षि पतंजलि देखा है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है, देखिए योग सूत्र। तो योग सूत्र जो वो किससे रिलेटेड है और योग ग्रंथ जो वो किससे रिलेटेड है, इन दोनों को ही हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे योग ग्रंथ, और यहाँ पे दूसरा है योग सूत्र। देखिए जो योग सूत्र थे, योग दर्शन का ही एक मतलब कि मूल ग्रंथ है योग सूत्र। मतलब कि जो 7 दर्शनों में से एक शास्त्र है, वो जो वो योग सूत्र है। योग शास्त्र का ही एक ग्रंथ है। और योग सूत्रों की अगर हम बात करें, योग सूत्रों की रचना जो वो महर्षि पतंजलि ने ही की थी, 3000 साल पहले की बात है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि जी को जो वो इसके साथ मैच कर देंगे, और यहाँ पे योग ग्रंथ को जो वो पतंजलि योग दर्शन से जो वो हम लोग मैच कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भारत मतलब कि योग का जन्मदाता देश जो वो कौन सा है, तो भारत ही है, याद रखिए भारत। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि योग दिवस। तो योग दिवस जो वो पहली बार जब वो मनाया गया 21 जून 2015 को। अगर हम बात करें कि पतंजलि ने जब वो योग के बारे में क्या कहा कि योग जो वो क्या है, ये आपको याद रखना है। तो उसने कहा कि चित्त की वृत्तियों को जो वो चंचल होने से रोकना ही योग है। चित्त मतलब मन, चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना योग है। मतलब कि मन को जो वो इधर उधर भटकने से रोकना, मतलब कि एक ही वस्तु में जो वो स्थिर रखना ही योग कहलाता है। तो ये भी आप याद रखिए। तो हमारा योग ग्रंथ और योग सूत्र जो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राम प्रसाद बैरागी के बारे में। तो राम प्रसाद बैरागी जो वो कौन थे, तो पंडित राम प्रसाद बैरागी एक प्रकार से पंडित ही थे। एक मंदिर था सुवाथू मंदिर के जो वो ये पुजारी थे। तो मेरे ख्याल से जो वो हर किसी को, हिमाचल में रहने वाले हर किसी नागरिक को जो वो इनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे आजकल जो वो कश्मीर फाइल्स वो मूवी आई है, तो बोल बोल रहे हैं सभी कि कश्मीर में जो हुआ हिंदुओं के साथ जो हुआ वो सबको पता होना चाहिए। तो वही बात है यहाँ पे भी कि उस टाइम की बात है 1857 की क्रांति। ठीक है, पहला जो वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई जो वो हमने लड़ी थी, तो उसमें जो भी क्रांतिकारी थे, ठीक है, भगत सिंह महात्मा गांधी, ये तो बाद की बात है, ये तो बाद में आए। लेकिन उससे भी पहले हमारे हिमाचल प्रदेश में, हमारे कसौली में रहने वाले पंडित राम प्रसाद बैरागी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो वो एक प्रकार से, जैसे हम लोग जो वो पहाड़ी हैं, तो पहाड़ियों के जो वो नेता कहलाते थे। ठीक है, और बहुत बुरी बात है कि इनको जो वो अम्बाला की जेल में जो वो सबसे पहले अगर किसी को फांसी दी गई थी, तो इन्हीं को दी गई थी। ये भी क्वेश्चन जो वो बनता है। और देश की आज़ादी के लिए जो वो इन्होंने बहुत काम किया, एक क्रांतिकारी संगठन जो वो इन्होंने बनाया था। आपको गद्दर पार्टी के बारे में आपने सुना होगा, गद्दर। तो इसको जो वो गद्दर को जो वो सफल बनाने के लिए इन्होंने जो वो इन्होंने एक हिमाचल प्रदेश में, हमारे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश तो बाद में बना आपको बताया, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में ही जो वो एक जासूसी संगठन बनाया था। ठीक है, जासूसी संगठन इन्होंने बनाया था। और इस जासूसी संगठन के जो वो ये नेता थे, जासूसी संगठन के जो वो ये नेता थे। और इस संगठन का जो वो काम ये था कि पूरे देश में जो वो क्रांति जो वो एक प्रकार से स्थापित करना। क्रांति मतलब कि जैसे लोगों को जागरूक करना। ठीक है, पत्रों के माध्यम से जो वो ये काम किया करती थी। पत्रों के माध्यम से जो वो एक प्रकार से क्रांति का जो वो संचालन कर रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी। लेकिन एक डेट आपको याद रखनी है, 12 जून 1857। देखिए जून की बात है, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त नहीं, सॉरी, 1857। ठीक है, मतलब कि इसी ईयर की बात हो रही है। तो 12 जून
12 जून 1857 की बात है। इसके जो पत्थर थे मतलब कि ये जो वो वहाँ पे अम्बाला के जो वो कमिश्नर था कोई जीसी वार्नस नाम का, तो उसके जो वो हाथ लग गए और उसके हाथ जो भी पत्थर लगे इस संगठन के, तो उसके दो पत्र जो वो कहा जाता है कि राम प्रसाद बैरागी के थे। इसलिए जो वो इस जो भी संगठन जो वो ये चला रहे थे इसके नेता थे राम प्रसाद बैरागी, तो राम प्रसाद बैरागी को जो वो इसलिए जो वो गिरफ्तार कर लिया उन्होंने और पकड़ लिया और फांसी पे जो वो चढ़ा दिया गया था। तो इसको आप याद रखिए, एक क्रांतिकारी, एक महान, ठीक है, देश के लिए जो वो अपनी जान देने वाले तो राम प्रसाद बैरागी थे। तो राम प्रसाद बैरागी जो वो हमारे ये जो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे, एक पुजारी थे, यस। तो पुजारी से इसको रिलेट करते हैं, तो पुजारी ही होगा मेरे ख्याल से। आगे चेक करते हैं। आगे जो वो क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि औरंगजेब जो वो कौन था। यहाँ पे वैसे तो हमारे पास जो एक ही ऑप्शन बचता है कि औरंगजेब की मृत्यु जो वो ईयर में वो किस ईस्वी में हुई थी, तो 1707 में ही हुई थी। बाकी ऑप्शन तो हमने सारे कवर कर लिए ये वाले, ठीक है, ईयर वाले। तो औरंगजेब के बारे में अगर आपसे पूछे कोई तो आपको जो वो बताना है कि औरंगजेब जो वो मुगल साम्राज्य का जो वो अंतिम शासक था, ठीक है, तो अंतिम शासक के रूप में जो उसको माना जाता है। और इसने जो वो 16 एक मिनट, यस, 5 2, ठीक है, तो 16 सॉरी 1658 से लेकर के 1707 तक जो वो शासन किया, अंतिम शासक था मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और उसने जो वो अपने शासनकाल मतलब कि उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो जो वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। एक बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था, बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत गैर मुसलमानों से जो वो बहुत घृणा करता था, बहुत अत्याचार किए उसने, घोर अत्याचार किए, ठीक है। तो ये बातें जो आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब की जो वो का जो वो जन्म, तो 3 नवंबर, आप याद रख सकते हैं, 3 नवंबर 1681, ठीक है। देखिए 1707 मैंने आपको बता दिया कि 1707 में जो उसकी मृत्यु हो गई होगी, तभी तो मैंने बताया कि 1658 से लेकर के 1707 तक जो उसने शासन किया, तो 1707 जो वो हमारा आंसर भी हो जाएगा, यहाँ पे मैच करेंगे 1707 तक, ठीक है। उसने जो वो शासन किया, फिर जो उसकी मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु जो वो 1707 में हुई थी। तो अगर आपको पूछे कि इसका जो जन्म हुआ था वो 3 नवंबर को हुआ था 1618 में, 1618 ईस्वी में, जो वो कहाँ पे हुआ था, उज्जैन में हुआ था। इसको भी आप याद रखते हैं, उज्जैन में इसका जो वो जन्म हुआ था। उज्जैन में अगर बात करें कि कहाँ पे हुआ था, तो दोहाद नामक स्थान पर, ठीक है, उज्जैन में दोहाद नामक स्थान पर जो इसका जन्म हुआ था। और ये अपने माता पिता का जो वो तीसरा पुत्र था। और इसके पिता का नाम जो वो आपको पता है, शाहजहां उसके पिता का नाम था, और माता का नाम जो वो मुमताज महल था, ठीक है। ये बातें जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। और अगर आपसे पूछे कि उसके जो पुत्र थे, मैंने बोला कि यहाँ पे जो वो ये माता पिता का जो वो तीसरा पुत्र था, ठीक है। जैसे अगर बड़े से पूछा जाए, जैसे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, उम्र के हिसाब से। तो वो जो वो तीसरा था, मतलब कि उससे पहले दो बड़े थे और उससे छोटा जो वो एक पुत्र था। तो अगर उनकी बात करें तो जो वो मतलब उनके बीच में भी बहुत ये हुआ, संघर्ष हुआ, कौन जो वो आगे जो वो उत्तराधिकारी बनेगा। तो याद रखिए 1657 की बात है। शाहजहाँ जो उसका पिता था वो जो वो बीमार हो गया, आगरा में जो वो बीमार हो गया, ठीक है। तो मतलब कि उसके दरबार में आना और झरोखा दर्शन देना जो वो उसने बंद कर दिया। चिकित्सकों को जो उसके बचाने की कोई आशा भी नहीं रही, ठीक है। तो अफवाहें फैलने लगी कि उत्तराधिकारी के युद्ध को समझने के लिए शाहजहाँ के चारों पुत्रों का चरित्र जो वो जानना बहुत आवश्यक था। तो उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था दारा। इसको आप याद रख सकते हैं, दारा जो वो सबसे शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था, और ये पंजाब का जो वो सूबेदार भी था। और वह जो वो एक बहुत ही उदार धार्मिक विचारों का स्वामी था। इसके लिए जो वो इस्लाम और हिंदू धर्म की मौलिक बातों में जो वो कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। इसलिए जो वो कट्टर सुन्नी उससे अच्छा नहीं समझते थे। कट्टर जो भी मुसलमान थे, सुन्नी मुसलमान थे, वो जो उसे अच्छा नहीं समझते थे। उसमें महान सेनानी के गुण नहीं थे। इसके अतिरिक्त वह जो वो अभिमानी भी था। इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे परामर्श नहीं देना चाहता था कि ऐसा व्यक्ति का महान कवि और सफल दार्शनिक हो सकता था, परंतु भारत का सफल शासक सिद्ध नहीं हो सकता था, ठीक है। और उसका जो दूसरा पुत्र था, मतलब कि सबसे बड़ा तो दारा हो गया, दूसरा जो वो सूजा था। दूसरा कौन था? सूजा था।
और शाहजहाँ का ये दूसरा पुत्र था। बंगाल का सूबेदार था, याद रखिए, और ये बहुत ही कड़ा वीर और बुद्धिमानी था, परंतु सूरा और सुंदरी इसकी दो बड़ी दुर्बलताएं थी। ठीक है। इसका झुकाव जो वो क्योंकि जो वो सिया मत की ओर जो वो था, इसलिए जो वो सुन्नी मुसलमान उससे अप्रसन्न थे, तो ये भी नहीं था। और तीसरा पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जिसकी हम अभी जो वो बात कर रहे हैं, औरंगजेब। तो औरंगजेब जो वो तीसरा पुत्र था, दक्षिण का है जो वो सूबेदार था, और वह जो वो एक बहुत ही योग्य सेनानायक, गंभीर चिंतक, युद्ध कला में प्रवीण, साहसी पुरुष, और इसके अतिरिक्त जो वो अच्छा राजनीतिज्ञ भी था। उसके पक्ष में सबसे बड़ी बात यह थी कि वह जो वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और उसे जो वो संपूर्ण सुन्नी संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल उत्तराधिकारी बनने के लायक था औरंगजेब। उसका जो लास्ट सबसे छोटा था वो था मुराद। मुराद था सबसे छोटा पुत्र। तो ये जो वो गुजरात का सूबेदार था, उसने जो वो राजनीति में कोई खास लगाव नहीं था उसका। वह बड़ा विलासी था। ठीक है, मतलब कि जो ऐसे ही होता है आलसी जैसा, तो वैसा ही था ये। इसके अतिरिक्त जो वो उसमें कुटिल नीति और छल कपट और षड्यंत्रों की जो वो घृणा थी उसमें। तो बहुत सारा संघर्ष हुआ। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो हम अपने टॉपिक पर जो वापस आते हैं, औरंगजेब की मृत्यु 1707 पर हुई, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा जो वो टॉपिक हो जाएगा, काफ़ी बड़ी जो वो ये वीडियो जो वो हो जाएगी। हम नेक्स्ट बात करेंगे, औरंगजेब के बारे में बात कर ली, ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होगा कि ज्वालामुखी कैसे फटता है। जैसे जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी के जैसे हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं वो जो वो ये सतह है, तो इस पर जो वो दरार आ गई, एक मान लो ऐसे जो वो एक दरार जैसी आ गई, और दरार से जो वो अंदर से जो वो भीतर का जो गर्म लावा है या गैस है या राख है, वो जो वो उसका बाहर निकलना जो वो ज्वालामुखी का फटना जो वो कहलाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ज्वालामुखी विस्फोट जो वो एक प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति की देन है, मतलब कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये प्रकृति की ही देन है। ठीक है, खुद ही हो रहा है। ठीक है, मैनमेड नहीं है मतलब। ठीक है, तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके साथ इसको मैच करेंगे। इसके जो वो कई सारे प्रकार हैं, जैसे दो मेन प्रकार जो वो अगर आपको बताऊं तो, एक जो वो मृत ज्वालामुखी होता है, मृत मतलब कि मरा हुआ, और एक होता है सक्रिय। सक्रिय मतलब कि कभी भी फट सकता है, सक्रिय या जागृत। सक्रिय या जागृत, इन दो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी वो सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होता है जो मतलब कि आज भी जो फट रहा हो। ठीक है, वर्तमान में आज भी कई सारे हमारे पूरे वर्ल्ड में जो वो कई सारे ऐसे ज्वालामुखी है वो आज भी फट रहे होंगे। आपने जो न्यूज़ में सुना होगा। ठीक है। तो वर्तमान में जो आज भी फट रहा है उसको जो वो सक्रिय या मतलब कि आशंका है उसकी कि फट सकता है। उसमें जो वो उसके अंदर जो वो लावा और मैग्मा जो वो खत्म नहीं हुए हैं, वो जो वो कभी भी जो फट सकता है उसको जो वो सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। अगर हम बात करें दूसरा, यहाँ पे लिखा है मृत ज्वालामुखी। तो मृत वो होता है जिसमें मतलब कि जो फटेंगे नहीं। ठीक है, वो उनके अंदर जो लावा है, मैग्मा है, वो जो वो खत्म हो चुका है, उसको जो वो मृत माना जाएगा। उनकी आशंका ये है कि लगाई जाती है कि ये जो वो कभी भी फटेंगे नहीं, तो उनको जो वो मृत ज्वालामुखी बोला जाता है। और भी कई सारे टाइप्स हैं, तो उनको आप जो वो मतलब कि उनको आप जो वो गूगल पर सर्च कर सकते हैं या जो वो बुक्स में पढ़ सकते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो वो एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे टॉपिक, भूतनाथ मंदिर। तो भूतनाथ मंदिर जो वो आपको पता है हमारे हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही फेमस भूतनाथ मंदिर है। तो अगर हम भूतनाथ मंदिर के बारे में जो वो डिस्कस करें, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मंडी। मंडी से जो उसको मैच करेंगे। तो अगर हम बात करें भूतनाथ मंदिर की, तो भूतनाथ मंदिर का जो वो मैच करेंगे हम लोग मंडी से। मंडी हमारे हिमाचल प्रदेश में है, तो मंडी से रिलेटेड है भूतनाथ मंदिर, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे जो वो रिकॉर्ड के अनुसार जो वो आपको कुछ चीज़ें जो वो याद रखनी है कि इसका जो निर्माण हुआ था भूतनाथ मंदिर का, तो ये हुआ था 1527 ईस्वी में। और किसने करवाया था? मंडी का राजा था अजबर सिंह। ठीक है, अजबर सिंह। और ये जो मंदिर है ये जो वो भगवान शिव को जो वो समर्पित है। आपको पता है, नाम से पता चल रहा है भूतनाथ शिव का ही नाम है। ठीक है, तो भगवान शिव को जो वो समर्पित है। ये मंदिर जो वो तब बनाया गया था, या देखिए तब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मंदिर है तब बनाया गया था जब
जब इस राज्य की जो राजधानी थी वो मंडी थी, लेकिन मंडी से जो वो भ्यूली में जो वो इसको स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, भ्यूली जो वो आप याद रखिए, अगर आपको भ्यूली का नहीं पता है तो आप किसी बड़े से जो वो पूछ सकते हैं कि भ्यूली जो वो कहाँ पे है आज। ठीक है, तो मंडी से भ्यूली जो वो स्थानांतरित की गई थी। और आपको जो वो यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे जो वो मतलब कि ये जो वो जब महाशिवरात्रि होती है, शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, तो मेले के लिए जो वो ये बहुत ही प्रसिद्ध जो वो माना जाता है, और इतनी लंबी लाइन जो वो लगी होती है। ठीक है, कई मीटरों तक, ठीक है, आधा-आधा किलोमीटर तक जो वो लंबी लाइन लगी होती है, इतनी लंबी लाइन। लोग जो वो सुबह से खड़े होते हैं और शाम का टाइम हो जाता है, इतनी लंबी लाइन, और इससे जुड़ी जो वो कई सारी मान्यताएँ, कई सारी कहानियाँ भी प्रचलित है। तो कहते हैं कि राजा माधवराव, ठीक है, जब वो शिवरात्रि होती है तो माधवराव जब भी मतलब कि शिवरात्रि का जो जुलूस होता है उसको शुरू करने से पहले जो वो पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं, यहाँ पे जो वो आते हैं। तो इसकी जो पूजा होती है इसको भी आप याद रख सकते हैं। पूजा जो वो मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे होती है और शाम को जो वो 7 बजे होती है। ठीक है। तो मैंने जो वो एक वीडियो भी बनाई थी, आपने जो वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन जो वो वहाँ पे जो वो हालाँकि अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन बाहर से मैंने वीडियो जो वो आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं कि कितनी जो वो उस टाइम भीड़ थी। ठीक है। हाँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वो मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूँगा, आप जो वो वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद से रिलेटेड। तो आतंकवाद जो वो आपको पता है कि एक आतंकवाद जो वो हमने ही फैलाया था, तो ये जो वो मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है। और योग सूत्र हमने डिस्कस कर लिया है। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो वो मनाया गया था वो जो वो 21 जून 2015 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। और पहला कोरोना वायरस मामला जो वो 17 नवंबर 2019 को मनाया गया था, सॉरी, पहला मनाया नहीं गया था, पहला वायरस का मामला जो वो आया था। ठीक है, कहाँ पे आया था? चाइना के वुहान शहर में, सिटी में। तो ये बातें जो आपको याद रखनी है। हालांकि 3-4 आतंकवाद और प्रथम योग दिवस और कोरोना वायरस को जो हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि वीडियो जो वो काफ़ी लंबा हो चुका है। इनको जो वो हम लोग किसी दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो में जो कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड हैव अ नाइस डे।